बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 45 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 46 मुलाहिजा फरमाएं। सीता भी शायद सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास करते हुए गायब हो गई थी और मेरे लिए भी बचाव का एक ही रास्ता था, वो था फरार। मैं वक्त गुजरने का इंतजार करते हुए ये सोचता रहा कि क्या वाकई में दहशतगर्द था, क्या मेरा ताल्लुक कश्मीर से है, लेकिन कश्मीर है कहाँ और वो इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबू राव कौन था। मुझे याद नहीं रहा था कि किसी ने मुझे कोई माइक्रोफिल्म भी दी थी। मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। निश्चब के करीब जब मुझे यकीन हो गया कि बस्ती वाले सो रहे होंगे तो मैं आहिस्ती से उठकर खिड़की के रास्ते कमरे से बाहर आ गया। मैं मस्जिद के सामने वाले रुख से कमरे से बाहर निकलने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि इस तरह मुझे मस्जिद के बरामदे से गुजरना पड़ता और इस तरह बशीर की नजरों में मैं आ सकता था। मजीद बना गेस्ट हाउस के गेट पर कैप्टन गोपाल सिंह का कांस्टेबल भी मौजूद था। बशीर और कांस्टेबल अगरचे सो रहे थे, लेकिन कदमों की आड़ से किसी की आंख खुल सकती थी। गेस्ट हाउस की पिछली दीवार तकरीबन 8 फुट ऊंची थी। दीवार की ईंटें टूटी होने की वजह से उस पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं दीवार की टूटी हुई जगहों पर पैर फंसाकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर मैंने मोहताज निगाहों से इधर उधर देखा और दूसरी तरफ छलांग लगा दी। नीचे गिरते हुए मैं अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और मेरे दाएं टखने में हल्का सा झटका लगा। दर्द की शिद्दत से मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैं चंद लम्हों तक टखना सहलाता रहा और जब दर्द किसी हद तक कम हुआ तो लंगड़ाता हुआ एक तरफ को चल पड़ा। गली से निकलकर कस्बे के मेन रोड पर पहुंचते ही कुत्तों ने भौंककर मेरा इस्तकबाल किया। मैं जल्दी से एक और गली में घुस गया और दोबारा मेन रोड पर आने की बजाय गलियों में चलता रहा। मेरे सामने किसी मंजिल का निशान नहीं था। तेज तेज कदम उठाते हुए मैं कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फासला तय करने की कोशिश कर रहा था। एक गली के आखिरी मोड़ पर पहुंचा तो हॉस्पिटल की इमारत देखकर ठिठक गया। उसके सामने ही रामदास मल्होत्रा का कैंप था। मैं कुछ देर गली के मोड़ पर खड़ा कैंप की तरफ देखता रहा और फिर वापस मुड़ना ही चाहता था कि अचानक ही आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी नाच उठी। सर पर लगने वाली जरब इतनी शदीद थी कि मैं अपने हवास पर काबू ना रख सका और लहराता हुआ नीचे गिर गया। उसके साथ ही मेरा ध्यान तारीकी में डूबता चला गया। जिस जगह में होश में आया उसे बाकायदा कमरा नहीं कहा जा सकता था। तकरीबन 12 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ा पहाड़ी गार था। गैर हमवार दीवारें और झुकी हुई छत मेरे ख्याल की तस्दीक कर रही थी। छत इस कदर नीची थी कि कदर लंबे कद के आदमी का सर छत को छू सकता था। यहाँ फर्नीचर नाम की एक पुरानी सी कुर्सी पड़ी हुई थी। उसके अलावा लकड़ी की चंद टूटी हुई चीजें भी बिखरी हुई थी। एक तरफ दीवार के करीब पत्थर का एक चबूतरा था जिस पर टीन का बना हुआ एक दिया जल रहा था। दिए में कैरोसिन ऑयल की बजाय शायद किसी किस्म की चर्बी इस्तेमाल की जा रही थी। गाढ़े स्याह धुएं के साथ गार में एक नागवार बू फैली हुई थी। मेरे करीब ही गदले से पानी का एक जग रखा हुआ था। मेरी कलाई आहिनी कड़े में जकड़ी हुई थी जिससे मुंसलिक जंजीर का दूसरा सिरा दीवार में लगे हुए एक हुक में फंसा हुआ था। चंद लम्हों तक तो मैं कुछ समझ ना सका और फिर रफ्ता रफ्ता सूरत हाल वादे होती चली गई। रात को हॉस्पिटल के करीब सर की पुष्ट पर जरब लगाकर मुझे बेहोश किया गया था और अब मैं एक कैदी था। लेकिन मैं अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगा सका था कि मुझे कैद करने वाला है कौन। मैं कुछ देर तक उसी हालत में बैठा रहा, फिर उठकर उस कैद खाने का जायजा लेने लगा। मेरे हाथ में पड़ी हुई जंजीर खासी लंबी थी। मैं उस हद तक आगे बढ़ता रहा जिस हद तक जंजीर इजाजत दे रही थी। ये गार शायद इससे पहले भी कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा था। एक तरफ कपड़े के चंद चीथड़े और गलाजत का ढेर नजर आ रहा था जिससे शदीद ताफुन उठ रहा था। कोई चमकती हुई चीज देखकर रुक गया। मैंने चबूतरे पर रखा हुआ चिराग उठाया और आगे बढ़ने लगा और फिर दूसरे ही लम्हे मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। चिराग की रोशनी में चमकने वाली वो चीज धूप का वो चश्मा था जो डॉक्टर राधा ने रदिया या सीता को दिया था। उसका एक शीशा टूटा हुआ था और फ्रेम दरमियान से मुड़ा हुआ था। मेरे लिए खौफजदा होने की बात यह थी कि टूटा हुआ वो चश्मा एक इंसानी हाथ की गिरफ्त में था जिसका बाकी जिस्म दीवार के पीछे था। मैं कुछ और आगे बढ़ा तो अपना दिल मुझे डूबता हुआ महसूस होने लगा। वो रदिया सीता थी। दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद जब आंखें खोली तो हकीकत जूं की तूं मेरे सामने मौजूद थी। सीता का मुर्दा जिस्म आड़ी तिरछी हालत में पड़ा था। उसका लिबास तार तार और जिस्म पर लातादाद छोटे छोटे जख्म आ रहे थे जो इस बात का सबूत थे कि मरने से पहले उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया था। मैं ये सोचे बगैर ना रह सका कि रजिया या सीता की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मेरी आंखें भीगी हुई थी और दिमाग में तेज सिनसनाहट हो रही थी। सर पर जहां जरब लगाई गई थी वहां दर्द की शदीद टेसें उठ रही थी।
यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे सर पर धमाके हो रहे हो। फिर अचानक ही दिमाग में रोशनी का जमाका हुआ, बिजली का एक कोंदा सा लपका और मैं अपने मादी की तरफ लौटने लगा, क्योंकि मेरी खोई हुई यादाश्त लौट रही थी। बीते हुए वाकयात तारीकी से निकलकर सामने आने लगे। ख्यालात और यादों के उस हुजूम में मेरा दिमाग दुखने लगा। मैं बार बार सर को झटक रहा था ताकि ज़हन का बोझ किसी हद तक कम हो सके। मैंने आंखें बंद कर ली और मादी की एक एक तस्वीर ज़हन के पर्दे पर वाज़े होती चली गई। मेरा गांव 100 पर कम अज कम 3 मरतबा दरिंदा सिर्फ भारतीय फौजियों के हाथों तबाह हुआ था। मैं उस वक्त कम उम्र था, लेकिन उन दरिंदों का मुकाबला करने के लिए मैंने भी राइफल उठा ली और मुजाहिदीन के एक ग्रुप में शामिल हो गया। और फिर मेरा नाम भारतीय फौजियों के लिए दहशत की अलामत बन गया। मैं एक मार्के में जख्मी होकर डूडा की तरफ निकल आया, जहां सीता ने मुझे एक गार में पनाह दी थी और चोरी चप्पे मेरा इलाज कराया। सीता राह की एजेंट थी, नहायत खूबसूरत हसीन। उसे मेरी गिरफ्त के लिए कश्मीर में भेजा गया था, लेकिन वो मेरे इश्क में मुबतला हो गई। सीता हिंदू थी, लेकिन अपने कदर के हाथों अपनी इज्जत लुटवा बैठी। उसे अपने धर्म ही से नफरत हो गई थी। कश्मीर में मुसलमानों पर होने वाले मुजालम वो अपनी आंखों से देख चुकी थी। उसे हिंदू फौजियों से नफरत और कश्मीरी मुसलमानों से हमदर्दी हो गई। मैं और सीता मिलकर तबाही फैलाते रहे। हमने हिंदू फौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। जैसलमेर के करीब दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप की तबाही हमारा आखिरी कारनामा था। हम पकड़े जाने के खौफ से छुपते फिर रहे थे कि बाबूराव नामी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की नजरों में आ गए और उसने हमें फरार हो जाने में ताउन की पेशकश की। वो अपनी गाड़ी हमारे जरिए पोखरान भिजवाना चाहता था, लेकिन हमें रेगिस्तान में वो हादसा पेश आ गया और मैं अपनी यादाश्त खो बैठा। हमें शमरोज और सीता की हैसियत से तो शिनाख्त नहीं किया गया, लेकिन हमारे लिए कई और उलझने पैदा हो गई। और फिर रामदास मल्होत्रा आ गया। वो मुझसे किसी माइक्रो फिल्म के बारे में पूछ रहा था और मैं ऐसी किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसी दौरान मैंने महसूस किया था कि सीता सहमी सहमी सी रही थी और फिर उसने मुझे बताया था कि वो मेरी और अपनी असलियत छुपाने के लिए अपने आप को सीधी सादी और डरपोक सी लड़की पोज कर रही थी। और फिर यकायक वो गायब हो गई और अब उसकी नुची हुई लाश मेरे सामने पड़ी हुई थी। सीता बड़ी जिगर वाली लड़की थी। उसने कठिन और संगीन तरीन हालात का मुकाबला किया था और उसमें कभी लचक नहीं आई थी, लेकिन वो इस तरह खामोशी से मर जाएगी, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। और फिर उन सीक्रेट एजेंटों की जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है। उनकी सरगर्मियां बड़ी खौफनाक होती हैं। चुटकी बजाते में हुकूमतों के तख्ते उल्ट देते हैं और खुद मिलाकर गुमनामी की मौत मर जाते हैं। और सीता भी गुमनामी की मौत मर गई थी। मुझे याद आ गया कि मैं सीता के साथ बाबूराव की कार पर पोखरान जाने के लिए रवाना हुआ था और फिर सहरा में भटकते हुए उस पहाड़ी पर पहुंच गए, जहां से गिरने के बाद मेरी यादाश्त गुम हो गई थी। हॉस्पिटल में पहले बिहारी लाल ने अपने आप को डिजर्ट ऑफिसर जाहिर करके मुझसे राब्ता किया था। वो किसी सूटकेस की शनाख्त के बहाने मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। उसकी कुछ ही देर बाद राय को पुरस्रार तौर पर कत्ल किया गया था। फिर रामदास मल्होत्रा सामने आया। वो अपने आप को मेरा शनासा जाहिर करते हुए मुझसे किसी माइक्रो फिल्म के बारे में पूछना चाहता था और अब सीता की मशकशुदा लाश मेरे सामने थी। मल्होत्रा हम दोनों की असलियत से आगाह था। सीता को धोखे से अगवा कर लिया गया था और वो लोग तशद्दुद करके उससे गालिबन उस माइक्रो फिल्म के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन वो तशद्दुद की ताब ना ला सकी और खत्म हो गई। खुद मुझे भी कस्बे से अगवा करके इस गार में कैद कर दिया गया था, लेकिन मैं अब तक नहीं समझ सका था कि राय को किसने कत्ल किया था। सीता को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाला कौन था, रामदास मल्होत्रा या कोई और? बिहारी लाल राय और रामदास मल्होत्रा के बारे में मुझे यकीन था कि उन दोनों में से किसी का भी बाबूराव से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्हें किसी तरह इल्म हो गया था कि बाबूराव ने सरकारी इरादों पर मुश्तमिल कोई माइक्रो फिल्म बनाई है, जिसे वो मुंबई के कल्याण जी नामी किसी शख्स के हाथ फरोख्त करना चाहता था और ये लोग वो फिल्म हथियाना चाहते थे। डॉक्टर राधा ने बताया कि मुझे और सीता को एक शूटर सवार बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल छोड़ गया था। वो शूटर सवार कौन था और हमारी कार कहाँ थी? हॉस्पिटल में क्याम के दौरान किसी ने एक मर्तबा भी कार का जिक्र नहीं किया था। सीता ने उन लोगों को बताया था कि उनकी कार खराब हो गई थी और वो लोग उस पहाड़ी पर आ गए जहां उन्हें वो हादसा पेश आया था। लेकिन सवाल तो ये था कि कार कहाँ गई? जो शख्स उन्हें जख्मी और बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल छोड़ गया था, उसने चट्टान के दामन में कार जरूर देखी होगी, लेकिन उसने किसी कार का जिक्र क्यों नहीं किया था? बहुत देर तक सोचने के बाद मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका तो मैंने सर झटक कर दीवार से टेक लगा ली। दिए में शायद तेल खत्म हो रहा था क्योंकि रोशनी कम हो गई थी। मेरी कलाई पर पड़ी हुई हथकड़ी खासी तकलीफ दे साबित हो रही थी। मैं उस हाथ को कम से कम हरकत देने की कोशिश कर रहा था ताकि तकलीफ ज्यादा ना हो। सीता की मौत पर मेरा दिल दुख रहा था। मेरी आंखें भीगी हुई थी। मैं एक हमदर्द साथी से महरूम हो गया था।
सन्नाटा मेरे असाब को बुरी तरह मुतासर कर रहा था, लेकिन फिर दफदन बाहर किसी जगह धमक सी सुनाई दी। वो बारीक कदमों की आवाज थी जो लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। बिलाकर दरवाजे के सामने पहुंचकर ये आवाज रुक गई और उसके साथ ही टार्च की तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मेरी आंखें चुंधिया सी गईं। मैंने जल्दी से रुख फेर लिया। बहुत बहादुर बनने की कोशिश कर रहे थे। मस्जिद के गेस्ट हाउस को भूल जाओ और जरा मेरे गेस्ट हाउस में भी रहकर देख लो। गार के दहाने की तरफ से उभरने वाली ये आवाज रामदास मल्होत्रा की थी। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। दरवाजे में 3 आदमी खड़े थे, एक मल्होत्रा और दूसरा देवोक अहमद मुलाजिम, जिसने तीसरे आदमी को पकड़ रखा था। देवोक अहमद मुलाजिम ने उस आदमी को जोरदार धक्का दिया। वो लड़खड़ाता हुआ कमरे के वस्त में आ गिरा। वो बशीर था जिसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा फुंसा हुआ था। बशीर को इस हालत में देखकर मैं लर्ज उठा। बशीर की पेशानी से बहता हुआ खून इस बात की गवाही दे रहा था कि उसके साथ मारपीट भी की गई थी। मैं चंद लम्हे परेशान निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर रामदास मल्होत्रा की तरफ मुतवज्जो हो गया। तो मुझे अगवा करने वाले तुम हो, लेकिन बशीर को यहाँ क्यों लाया गया? क्योंकि ये तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द है और इसे यहाँ लाना मेरे लिए यूं भी मुफीद साबित हो सकता है कि कस्बे में अब तुम्हें तलाश करने वाला कोई नहीं रहा। हिंदुओं को तो तुमसे कोई दिलचस्पी हो ही नहीं सकती। गायब हो जाने पर उन्होंने इत्मीनान का सांस ही लिया होगा। मल्होत्रा ने मैनिखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इस मासूम को इस बेरहमी से क्यों हलाक किया गया? मैंने कहा, वो तुम्हारी साथी थी और मुझे यकीन था कि वो तुम्हारे राज से वाकिफ होगी और हम वही राज उससे उगलवाना चाहते थे। वो राह की साबिक एजेंट थी। तुम्हारे साथ मिलकर उसने बड़ी तबाही फैलाई थी, लेकिन वो तो बड़ी ठुस साबित हुई। टंगू के चंद हाथ भी बर्दाश्त न कर सकी। मल्होत्रा ने कहा और अपने करीब खड़े हुए लंबे तड़ंगे आदमी की तरफ देखा जिसने बशीर को धक्का देकर गिराया था। नहीं, वो कुछ भी नहीं जानती थी, मैंने जवाब दिया। गोया तुम जानते हो। मल्होत्रा ने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं कैसे जानता हूँ? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। तुम तो जानते हो कि मैं अपनी यादाश्त से महरूम हो चुका हूँ, मैंने चेहरा झुकाते हुए जवाब दिया। मैं उस पर यह जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि मेरी यादाश्त लौट आई है। मल्होत्रा ने मुझे घूरा। मैं तुमसे अलहदगी में बात करूंगा। खाना तैयार हो चुका है और तुम्हें भूख भी लग रही होगी। हमारी बाकी गुफ्तगू खाने पर होगी। मल्होत्रा ने टिंगू को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर बशीर के मुंह में ठुंसा हुआ कपड़ा निकाल दिया, लेकिन हाथ बंधे रहने दिए। फिर वो मेरे करीब आ गए और मेरी कलाई में पड़ा हुआ आहनी कड़ा खोल दिया। तुम्हें ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी मल्होत्रा, बशीर ने उसे धमकी दी। कैप्टन गोपाल को वहीद के बारे में सब कुछ मालूम है। उसकी गुमशुदगी पर वो खामोश नहीं रहेगा। तुम किसी तरह बच नहीं सकोगे। मेरे बचने और ना बचने का सवाल उस वक्त पैदा होगा जब मुझ पर बात आएगी। कस्बे के किसी आदमी को यह इल्म ही नहीं कि तुम लोगों को अगवा करने वाला है कौन। मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? क्या तुम हमें जिंदगी भर के लिए अपना कैदी बनाए रखना चाहते हो? मैंने उसे घूरा। मैं ये रोग नहीं पालूंगा, लेकिन तुम लोगों को इस तरह गायब कर दिया जाएगा कि दुनिया में तुम्हारा नाम तक नहीं रहेगा। मल्होत्रा ने कहा, क्या तुम हमें कत्ल कर दोगे? मैंने उसे घूरा। हाँ, और तुम लोगों की हड्डियां भी इस गार में गल सड़ जाएंगी। मल्होत्रा ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा और फिर मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। मैंने एक नजर बदकिस्मत सीता की लाश और जमीन पर बंधे हुए बशीर की तरफ देखा और गार के दहाने की तरफ कदम बढ़ा दिए। मल्होत्रा आगे था, उसके पीछे मैं और टिंगू, जिसने मेरे बाजू पर गिरफ्त जमा रखी थी। मुख्तलिफ सुरंगों में चकराते हुए हम जैसे ही गार से बाहर निकले, मारे हैरत के मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। जंगल में मंगल का सा समा था। चारों तरफ चट्टानों में घिरे हुए एक छोटे से मैदान में खैमे नस्ब थे। 2 मुख्तलिफ जगहों पर पेट्रोमैक्स जल रहे थे। एक तरफ मल्होत्रा का बावर्ची खाना तैयार करने में मसरूफ था। हम एक मेज के करीब पहुंच गए जिसके गिर्द कुर्सियां बिछी हुई थी। हमारे बैठने के चंद मिनट बाद मुलाजिम ने मेज पर खाना चुन दिया। मल्होत्रा ने खाने की तरफ इशारा किया, लेकिन मैंने इनकार में सर हिला दिया। मेरे साथ ताउन करके फायदे में रहोगे? मल्होत्रा ने मुझे घूरते हुए कहा। बसूरत दीगर तुम्हारी और बशीर की मौत बड़ी अजियतनाक होगी। मेरा ये मुलाजिम टंगू तशद्दुद और अजियत के 20 तरीके जानता है। क्या तुम वाकई हमें कत्ल कर दोगे? मैंने परेशान निगाहों से उसकी तरफ देखा। अपने आप को अहमक साबित करने की कोशिश मत करो शमरोज, मल्होत्रा ने कहा। तुम्हारी आफियत इसी में है कि मुझसे ताउन करो और ये बात ज़हन नशीन कर लो कि यहाँ ना तो कोई तुम्हारी मदद करने को आएगा और ना ही तुम यहाँ से फरार हो सकती हो। और अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं सच उगलवाना भी जानता हूँ। मुझसे ताउन करके फायदे में रहोगे। तुम वो माइक्रोफिल्म मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें सरहद पार करा दूंगा। तुम पाकिस्तान में महफूज रहोगे। यहाँ की इंटेलिजेंस, आर्मी या पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं। तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मल्होत्रा ने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। ऐन उसीले में खैमे के दूसरी तरफ कोई पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। हम दोनों ने चौंक कर उस तरफ देखा।
मल्होत्रा के चेहरे पर एक लम्हे को उलझन के तासरात उभर आए, फिर ये तासरात बदल गए। वो टार्च उठाकर उसकी रोशनी में चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगा। उस वक्त मुझे पहली मर्तबा इस जगह को गौर से देखने का मौका मिला था। ये चट्टानों में किसी मंदिर के खंडरात थे। कैंप के चारों तरफ ऊंची शिकस्ता दीवारें थी, कहीं कहीं कोई सतून भी नजर आ रहा था, शायद कोई जानवर था। मल्होत्रा सीधा होकर बैठ गया। मैं तुमसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम ठीक ठीक जवाब दोगे। तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। मैं अब भी अंधेरे में उस तरफ देख रहा था जहाँ से पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनाई दी थी, और फिर एक लम्हे के लिए मैंने दो चट्टानों के दरमियान एक हैविले को मुअल्लक देखा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मल्होत्रा की आवाज ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। मल्होत्रा ने कहते हुए जेब से स्टेनलेस स्टील की एक छोटी सी डिबिया निकाली, जिसमें एक सिरिंज और एक छोटी सी शीशी में कोई सियाल भरा हुआ था। ये ट्रूथ सुप्रीम है। इसकी खासियत ये है कि ये हर एक को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। इसके इस्तेमाल से पहले ही मैं वैसे तुमसे सवालात करूंगा, उसके बाद ये इंजेक्शन लगा दूंगा, वही सवालात फिर दोहराए जाएंगे। अगर किसी बात में तजाद पाया गया तो फिर तुम्हें टिंगू के हवाले कर दिया जाएगा, और ये जान लो कि टिंगू तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा अलग कर देगा। तुम समझते क्यों नहीं? मैं तकरीबन चीख उठा। जब मैं कुछ जानता ही नहीं तो दवाओं के इस्तेमाल और तशद्दुद का फायदा भी कोई नहीं होगा। मैं खामोश होकर मल्होत्रा के चेहरे को तकने लगा। उसके चेहरे पर दरिंदगी और बर्बरियत के सिवा कुछ नहीं था। मेरी नजरों के सामने सीता की लाश घूम गई, जो उसकी बर्बरियत का वाज़ेह सबूत थी। लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि ख्वाह कुछ भी हो, जबान नहीं खोलूंगा। और वैसे भी उस माइक्रोफिल्म के बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं था, जिसके बारे में वो मुझसे पूछ रहा था। तुम्हें शायद इल्म नहीं, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। बशीर कैप्टन गोपाल को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका है। वो मुझे तलाश करता हुआ इस तरफ जरूर आएगा। ये बात तो मेरे ज़हन में भी है, मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। यह भी तो हो सकता है कि कैप्टन गोपाल सिंह को इतला देने के बाद बशीर की नीयत बदल गई हो। मुमकिन है उसे भी तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हो गया हो और वो तुम्हें लेकर फरार हो गया हो। ये कहा जा सकता है कि बशीर ने यह प्रोग्राम बड़ी उजलत में बनाया था, क्योंकि उसकी जेब में पानी की एक बोतल के सिवा कुछ नहीं था। किसी खातिर ख्वाह इंतजाम के बगैर रेगिस्तान में निकलना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता है। तुम लोग भी रेगिस्तान में रास्ता भटक गए, जीप का पेट्रोल खत्म हो गया तो तुम लोग तपते हुए सहरा में गर्मी और प्यास से मर गए। तुम दोनों की लाशें जीप में मिलेंगी और हर कोई लालच और हवस के उस संजाम पर कांप उठेगा। मैं काम कर रह गया। मल्होत्रा की शैतानी ज़हन ने बड़े भयानक मंसूबे तैयार कर रखे थे। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कुछ जानता हूँ तो मैंने रुक रुक कर कहा, तुम मुझे हर वो बात बताओगे जो मैं पूछना चाहता हूँ, और मैं ये बता देना भी जरूरी समझता हूँ कि मैं टिंगू को भी मायूस नहीं करना चाहता। उसने देव का मत टिंगू की तरफ इशारा किया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर सी दौड़ गई। मैं समझ गया कि मल्होत्रा मुझे किसी हालत में भी नहीं बख्शेगा। सब कुछ जान लेने का एतराफ करके मैंने गोया अपने मुकद्दर पर खुद ही बदकिस्मती की मोहर लगा दी थी। मल्होत्रा सच उगलवाने के लिए मेरे जिस्म का रेशा रेशा अलग कर देगा। देव का मत टिंगू ने चमड़े के एक फीते से मेरी दोनों कलाइयां इस कदर मजबूती से बांध दी कि चमड़े का फीता गोश्त में पेवुस सोता हुआ महसूस होने लगा। फिर टिंगू ने मेरा सर पकड़कर गर्दन को एक तरफ मोड़ा। मेरी गर्दन की हड्डी टूटती हुई महसूस होने लगी। टिंगू ने एक जोरदार झटका देकर मेरी गर्दन छोड़ दी। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं जोर जोर से सर झटकने लगा। कितनी हैरत की बात थी कि मैं, जिसके नाम से ही दुनिया कांपती थी, इस कदर आसानी से इन लोगों के हत्थे चढ़ गया था और खामोशी से तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा था। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, मल्होत्रा की आवाज सुनाई दी। वो माइक्रोफिल्म कहाँ है? मुझे कुछ याद नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैंने कराते हुए जवाब दिया। मल्होत्रा ने एक बार फिर टिंगू को इशारा किया। ऐन उसी लम्हे किसी तरफ से दब की आवाज सुनाई दी। मल्होत्रा एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसके साथ ही उसने इशारिया 3-8 का रिवाल्वर निकाल लिया। उसने टार्च उठाकर दूसरे मुलाजिम अर्जुन को इशारा किया और वो दोनों आवाज की सिमत दौड़ पड़े। मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सका था कि वो आवाज कैसी थी। मैं तो खौफजदा सी नजरों से टिंगू की तरफ देख रहा था, जो मेरे ऊपर झुक रहा था। उसने मेरा एक हाथ अपने हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से जमीन पर पड़ा हुआ पलायर उठा लिया। मैं दहशत से कांप उठा। मुझे समझने में देर ना लगी कि टिंगू पलायर से मेरे नाखन खींचना चाहता है, लेकिन उसी वक्त दब की एक और आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही किसी ने जलता हुआ पेट्रोमैक्स उठाकर खैमे की तरफ उछाल दिया। टिंगू मेरा हाथ छोड़कर उस तरफ भागा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा ज़हन मऊफ हो रहा था और फिर दबदन पुश की तरफ से एक सरगोशी सुनाई दी। शमरोज, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? आवाज बिलाशुबा बशीर की थी। मैं कुर्सी से उठकर आवाज की तरफ दौड़ा। अगरचे खैमे को आग लग चुकी थी, लेकिन उस तरफ तारीकी थी।
मैं जैसे ही एक टूटे हुए सतून के करीब पहुंचा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचता हुआ पहाड़ी के एक और गार में दाखिल हो गया। वो बशीर था। हम दोनों अंधों की तरह गार में ठोकरें खाते हुए बिलाकर एक खुली जगह पर निकल आए। यह भी मंदिर के खंडर का ही एक हिस्सा था। हमारे सामने पत्थरों की कुशादा सीढ़ियां थी। आसमान पर चमकते हुए चांद की मध्यम रोशनी में नीचे जीप खड़ी थी। मेरा सांस फूल रहा था। मैं अपनी कैफियत पर काबू पाने के लिए एक पत्थर पर बैठ गया। हम अभी खतरे से बाहर नहीं निकले। नीचे मेरी जीप खड़ी है। अगर मल्होत्रा हमसे पहले जीप तक पहुंच गया तो हमारे फरार की तमाम राहें मसदूद हो जाएंगी। बशीर मेरा बाजू पकड़कर सीढ़ियां उतरने लगा। एक जगह हम दीवार की आड़ में रुक गए। बशीर शीशे के एक टुकड़े से मेरी कलाइयों पर बंधा हुआ चमड़े का फीता काटने लगा। ये सीता की टूटी हुई ऐनक का शीशा था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि गार के अंदर बशीर ने अपने हाथों पर बंधी हुई रस्सी किस तरह काटी होगी और शीशे के उसी टुकड़े से अब वो मेरे हाथों पर बंधा हुआ चमड़े का फीता काट रहा था। सीता मरने के बाद भी मेरी मदद को पहुंच गई थी। चंद सेकंड बाद हम दीवार की आड़ से निकलकर फिर नीचे उतरने लगे। आखिरी सीढ़ी से जमीन का फासला तकरीबन 8 फुट था और वहां से 15-20 फुट के फासले पर जीप खड़ी थी। बशीर सीढ़ी से नीचे कूद गया। मैं छलांग लगाने की बजाय सीढ़ी का किनारा पकड़कर लटक गया और उससे पहले कि मैं वहां से हाथ छोड़ता, फिजा धमाके की आवाज से लर्ज उठी। दाईं तरफ बुलंदी से आने वाली गोली हमारे बिल्कुल करीब पत्थर पर लगी। पत्थर का एक टुकड़ा उड़कर मेरी गर्दन पर लगा और उसी वक्त मैंने नीचे छलांग लगा दी। बशीर मुझे बाजू से पकड़कर खींचता हुआ दीवार के साथ चिपक गया। दाईं तरफ दीवार पर खड़ा रामदास मल्होत्रा साफ नजर आ रहा था। उसके साथ ही मुख्तलिफ सिमतों से खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे। बशीर ने चंद में सूरत का जायजा लिया और मेरा हाथ पकड़कर एक दीवार के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। मैं उस वक्त अपने आप को दुनिया का सबसे अहमक इंसान समझ रहा था। मल्होत्रा और उसके आदमी अब जीप पर फायरिंग कर रहे थे। गोली लगने से जीप की विंडशील्ड में एक सुराख हो गया था और मकड़ी के जाले की तरह शीशे में दरारें पड़ गई थी। हम कुछ देर दीवार के साथ चिपके रहे, फिर तेजी से जीप की तरफ दौड़े। मैं जीप के पिछले हिस्से पर चढ़ गया और बशीर स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। 2 मरतबा घुराने के बाद तीसरी मरतबा इंजन स्टार्ट हो गया और उसी लम्हे एक गोली हुड को चीरती हुई मेरे पैर के करीब फर्श पर लगी। जीप को एक जबरदस्त झटका लगा और वो पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। सर में धमाके हो रहे थे। मैं बेहिस्सो हरकत बड़ा जीप के फर्श पर लेटा रहा। फायरिंग की आवाजें बहुत पीछे रह गई थी और जीप तेज रफ्तारी से रेगिस्तान में उछलती हुई जा रही थी। हम किस तरफ जा रहे हैं? मैंने जीप के फर्श से उठते हुए पूछा। कुछ पता नहीं, बशीर ने जवाब दिया। इस वक्त तो मैं उन लोगों से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता हूँ। रात के वक्त सिमत का तयन तो मुश्किल है। वैसे चंदन यहाँ से तकरीबन 40 मील के फासले पर है। हम सुबह होने पर ही रास्ते का तयन कर सकेंगे। उस वक्त तक हम किसी महफूज मकाम तक पहुंच जाएंगे। वो पहाड़ी कहाँ पर है जहाँ पर शुतर सवार मुझे और सीता को बेहोशी की हालत में उठा कर लाया था? मैंने पूछा। इसी रास्ते में है, चंदन से तकरीबन 30 मील के फासले पर। वहां से तकरीबन 5 मील शिमाल में वो सड़क है जो चंदन और पोखरान की तरफ जाती है, बशीर ने कहा। क्या उस पहाड़ी में गार वगैरह भी होंगे? राजस्थान के सैलाओं में नजर आने वाली हर पहाड़ी में तुम्हें खौफनाक गार मिलेंगे, बशीर ने कहा। किसी जमाने में इस इलाके में काली देवी के मानने वालों की अक्सरियत थी। तबाही और बर्बादी की उस देवी के पुजारी उसे खुश रखने के लिए इंसानी जानों की भेंट दिया करते थे। शहर के किसी मंदिर में चूंकि वो किसी इंसान को काली के चरणों में मौत के घाट नहीं उतार सकते थे, इसलिए उन लोगों ने रेगिस्तान में उन पहाड़ियों के गारों में काली देवी की कुर्बान गाहें बना रखी थी। इस तरह वो कानून की गिरफ्त से भी आजाद रहते थे। लेकिन फिर कानून की सख्ती से ये रुझान खत्म होता चला गया। जिस गार से हम फरार हुए हैं वहां भी किसी जमाने में काली देवी का मंदिर था और गार का वो हिस्सा कुर्बान गाह के तौर पर इस्तेमाल होता था जहां में कैद रखा गया था। काली देवी और इंसानों की कुर्बानी के बारे में मैं पहले भी बहुत कुछ सुन चुका था। मैं मजीद कुछ कहने की बजाय सहरा की तारीकी में घूरने लगा। तकरीबन 20 मील का फासला तय होने के बाद जीप का इंजन खरखराने लगा। उसके साथ ही रफ्तार कम होती चली गई। बशीर गेर बदल बदल कर इंजन को संभालने की कोशिश कर रहा था मगर कामयाब ना हो सका और बिलाकर जीप रुक गई। बशीर इंजन चेक करने के लिए नीचे उतरा तो लड़खड़ा कर रेत पर गिर गया। मैं जल्दी से नीचे कूद गया। बशीर को उठाने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा मैं बुरी तरह चौंक गया। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था। मैंने उसकी पेशानी पर हाथ फेरा तो हाथ चिपचिपाने लगा। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि जब बशीर को गार में लाया गया था तो उसकी पेशानी जख्मी थी और गालिबन उसी वजह से उसे बुखार हो गया था और बुखार भी इस कदर शदीद था कि अगर फौरी तौर पर किसी किस्म की तिब्बी इमदाद ना पहुंचाई गई तो उसकी हालत बिगड़ने का अंदेशा था। मुझे तो हैरत थी कि वो अब तक अपने आप पर काबू कैसे पाए हुए था।
मैं बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर जीप की पिछली सीट पर डालने लगा। जीप में पानी की एक बोतल मिल गई। मैंने अपनी कमीज का दामन फाड़ा और कपड़ा भिगो कर उसकी पेशानी पर रखने लगा। उस वक्त इसके अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। रात बीतती जा रही थी, बशीर पर गुनूदगी तारी थी और मैं इस ख्याल में सहमा जा रहा था कि अगर बशीर को कुछ हो गया तो आबादी से मीलों दूर रेगिस्तान में मेरी जिंदगी का भी खात्मा हो जाएगा। अगर रामदास मल्होत्रा और उसके वैशी साथियों के हाथ आने से बच भी गया तो दिन में अंगारों की तरह तपती हुई रेत मुझे मौत की नींद सुला देगी। रात के आखिरी पैर बशीर को कुछ होश आया, लेकिन वो अपनी जगह से उठने में कामयाब नहीं हो सका। मैंने उसे लेटे रहने का मशवरा दिया और ध्यान बटाने के लिए उससे बातें करने लगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ वहीद, बशीर ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुमने बताया था कि रामदास मल्होत्रा तुमसे किसी माइक्रो फिल्म के बारे में पूछ रहा था, और जहाँ तक मेरा ख्याल है सीता की मौत और मुझ पर तशद्दुद भी तुम्हारी ही वजह से हुआ है। आखिर क्यों? बशीर की इस क्यों के पीछे बहुत से सवालात पोशीदा थे। मैं फौरी तौर पर जवाब देने की बजाय सोचने लगा कि मेरी वजह से यहाँ 2 कत्ल हो चुके हैं। बशीर भी मेरी ही वजह से मुसीबत में फंसा हुआ है। अगर वो मुझे लेकर भाग निकलने में कामयाब ना हो पाता तो यकीनन मुझे भी कत्ल कर दिया जाता। मौजूदा हालात में हम दोनों की जिंदगियों की अब भी कोई जमानत नहीं दी जा सकती थी, मगर मल्होत्रा हमें तलाश करता हुआ इस तरफ आ निकला तो हम चूहों की तरह मारे जाएंगे। मल्होत्रा और उसके साथ ही मुसल्ला थे, जबकि हम दोनों निहत्थ थे और हमारी तरफ से किसी किस्म का दिफा मुमकिन नहीं था। मैंने फैसला किया कि जिंदगी के इस नाजुक मोड़ पर बशीर को तमाम हालात से आगाह कर दिया जाए। बिलाकर चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैं मदम लहजे में बशीर को उस खून रेदी का पसे मंजर बताने लगा। वो माइक्रोफिल्म कहाँ है? उसने मेरे खामोश होने पर पूछा। मैं उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। ये मत समझना कि मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता, मुझे तुम पर एतमाद है। हकीकत यह है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबू राव ने मुझे कोई फिल्म नहीं दी थी और ना ही मैं उस सिलसिले में कुछ जानता हूँ। उसने मैं अपनी गाड़ी पोखरान पहुंचाने के लिए कहा था। वो फिल्म अगर उस गाड़ी में कहीं छुपाई गई हो तो मैं नहीं कह सकता। मुझे तुमसे हमदर्दी है शमरोज, मिलाकर उसने कहा। अगर किसी हिंदू को तुम्हारी असलियत का पता चल गया तो तुम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकोगे। अगर तुम दोबारा मल्होत्रा के हाथ लग गए तो वो भी तुम्हें उस वक्त तक जिंदा रखेगा जब तक तुमसे उस माइक्रोफिल्म के बारे में कुछ मालूम नहीं कर लेता। और मैं माइक्रोफिल्म के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने कहा। और जब उसे यकीन हो जाएगा कि तुम वाकई उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानते तो उस सूरत में भी वो तुम्हें मौत के घाट उतारने में देर नहीं लगाएगा, बशीर ने कहा। कुछ देर बाद मौजू बदल गया और हम बातों में इस कदर मगन रहे कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा था। दिन का हल्का सा उजाला फैल रहा था। बशीर ने जीप का बोनेट उठाया और इंजन चेक करने लगा। बैटरी का तार लूज हो गया था। उसे दुरुस्त करते ही इंजन स्टार्ट हो गया। बशीर की हालत अगरचे ज्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन उसने जीप को तेज रफ्तारी से दौड़ा दिया। बुखार के बायस स्टीयरिंग पर उसके हाथ कपकपा रहे थे। मशरिकी उफक पर सुर्खी फैल रही थी। कुछ देर बाद सूरज तुलू हो गया। सूरज का गोला मंदरियां पर आते ही आसमान से आग बरसने लगी, रेत तपने लगी। रात के वक्त हवा के झोंके खुशगवार महसूस हो रहे थे और अब लोगों के थपेड़े बनकर जिस्म को झुलसाए दे रहे थे। हम सही सिमत में जा रहे थे। बशीर के ख्याल में चंदन ज्यादा से ज्यादा 20 मील दूर था। जीप की टैंकी में इतना पेट्रोल मौजूद था कि अगर रास्ता भटके बगैर चलते रहे तो आसानी से वहां पहुंच सकते थे, लेकिन सहरा में भटकने का ख्याल ही रूह फरसा था। गर्मी की शिद्दत से दिमाग पिघला जा रहा था। प्यास से हल्क में कांटे पड़ रहे थे। बोतल में पानी सिर्फ चंद घूंट रह गया था और हम दोनों में से कोई भी उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा था। पानी के ये चंद घूंट हमने किसी इंतहाई नाजुक वक्त के लिए महफूज कर रखे थे। बशीर की हालत फिर बिगड़ने लगी। मैंने उसे 1 घूंट पीने का मशवरा दिया, मगर उसने इनकार कर दिया। स्टीयरिंग उसके काबू में नहीं था, लेकिन वो स्टीयरिंग से हटने को भी तैयार नहीं था। सामने बहुत दूर एक पहाड़ी नजर आ रही थी। मेरे ख्याल में उसका फासला 3-4 मील से कम नहीं था। जीप का रुख उसी पहाड़ी की तरफ था। मेरे दिल में अचानक ये ख्याल उभरा कि ये वही पहाड़ी तो नहीं जहां मुझे और सीता को हादसा पेश आया था। हम अब तक तकरीबन 20 मील का फासला तय कर चुके थे और बशीर के कहने के मुताबिक वो पहाड़ी चंदन से आधे रास्ते में थी और उस हिसाब से ये वही पहाड़ी होनी चाहिए थी। क्या ये वही पहाड़ी है जहां हमें हादसा पेश आया था? मैं पूछे बगैर नहीं रह सका। हाँ, और उस तरफ तकरीबन 5 मील दूर पोखरान की तरफ जाने वाली सड़क है। बशीर ने एक तरफ इशारा किया, फिर चौंकते हुए बोला, ओह वो देखो, वो क्या है? मैंने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो एक स्याह सा नुक्ता था जो लम्हा बलम्हा वाज़े होता जा रहा था। वो कोई जीप थी जो बड़ी तेजी से फासला समेट रही थी और उस जीप को देखकर मेरा दिल लर्ज उठा।
मुझे ये समझने में देर ना लगी कि रामदास मल्होत्रा हमसे पहले वहां पहुंच गया था और अब बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। हम एक बार फिर वहीं पहुंच गए थे जहां से चले थे। बशीर ने उस जीप को अपनी तरफ आते देखने के बावजूद अपनी जीप की रफ्तार कम नहीं की थी। बशीर, उधर देखो, बाईं तरफ। मैंने बाईं तरफ इशारा किया। उस तरफ भी एक जीप तेज रफ्तारी से हमारी तरफ आ रही थी। शायद वो हमें दोनों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा, वो मल्होत्रा के साथ ही नहीं। बशीर ने जवाब दिया, पुलिस जीप है। जीप पर पुलिस का एक फ्लैग भी नजर आ रहा है। शायद कैप्टन गोपाल सिंह हमारी तलाश में उस तरफ आ निकला है। गौर से देखने पर मुझे भी दूसरी जीप पर एक छोटा सा झंडा लहराता हुआ नजर आ गया। अब मुझे इत्मीनान हो गया कि हम मल्होत्रा के शिकंजे में आने से बच जाएंगे। बशीर ने जीप की रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। हमारी जीप दूसरी जीपों के दरमियान के रुख पर बढ़ रही थी। उन दोनों जीपों की रफ्तार में भी कोई फर्क नहीं आया था। फासले लम्हा बलम्हा सिमटने लगे। अब दोनों तरफ की जीपें इतना करीब आ चुकी थी कि उनमें बैठे हुए आदमियों को देखा जा सकता था। दाईं तरफ से आने वाली जीप में मल्होत्रा और उसके साथी थे और बाईं तरफ से आने वाली जीप में कैप्टन गोपाल सिंह और 3 कांस्टेबल नजर आ रहे थे। बशीर शायद उन दोनों जीपों के दरमियान से अपनी जीप निकाल ले जाना चाहता था। उसकी नजरें मल्होत्रा वाली जीप पर थी। शायद वो फासले का तयन करके फायरिंग रेंज से दूर रहना चाहता था। मेरी नजरें अचानक ही सामने एक गहरे खड्ड की तरफ उठ गई। हमारी जीप तेजी से उस खड्ड की तरफ बढ़ रही थी। मैंने चीख कर बशीर को उस तरफ मुतवज्जो करना चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जीप के पहियों ने जमीन छोड़ दी। चलने में हवा में तैरती रही, फिर कलाबाजी खाती हुई एक जोरदार धमाके से खड्ड की तह में गिर गई। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने जीप के खड्ड तक पहुंचने से पहले ही जीप से छलांग लगा दी थी। मैं लुढ़कता हुए एक छोटे खड्ड में गिर गया। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। तारीकी में डूबते हुए ज़हन के साथ फायरिंग की आवाजें भी मेरी समाज से टकरा रही थी। मैंने कान फाड़ देने वाला एक आखिरी जोरदार धमाका सुना और उसके बाद कुछ मालूम नहीं हो सका। मेरा ज़हन मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब गया था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी देर बाद होश में आया था, लेकिन गर्मी की शिद्दत से दिमाग पिघला जा रहा था और उसके साथ ही एक अजीब सी बू मेरे नथनों से टकरा रही थी। मैं घुटनों और कूनियों के बल रेंगता हुआ खड्ड से बाहर आ गया। सामने का मंदिर देखते ही मैं लर्ज उठा। कैप्टन गोपाल की जीप के पर खचे उड़ चुके थे। उसके टायरों और बाद हिस्सों से अब भी धुआं उठ रहा था। मुझे समझने में देर ना लगी कि जीप पर दस्ती बम या ऐसा ही कोई आतिशगीर मादा फेंका गया था। कैप्टन गोपाल सिंह और उसके कांस्टेबलों की झुलसी हुई लाशें जीप के करीब ही बिखरी हुई थी। मैंने दूसरी जीप की तरफ देखा। मल्होत्रा के दोनों साथी टिंगू और अर्जुन की लाशें रेत पर पड़ी हुई थी। वो यकीनन पुलिस की गोलियों से हलाक हुए थे, लेकिन मल्होत्रा नजर नहीं आ रहा था। मैं आगे बढ़कर जीप की दूसरी तरफ चला गया और फिर दूसरे ही लम्हे मुझे ठिठक जाना पड़ा। मल्होत्रा जीप के दूसरी तरफ रेत पर पड़ा हुआ था। उसके सीने में गोलियों के 3 निशान थे। खून से उसका लिबास तर हो रहा था। हाथों और चेहरों पर भी खून के धब्बे नजर आ रहे थे, जिससे उसका चेहरा और भी भयानक हो गया था। लेकिन वो अभी जिंदा था। आहट पाकर उसने आंखें खोल दी। वो चलने में हकारत अमेज नजरों से मेरी तरफ देखता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दायां हाथ हरकत में आ गया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने मल्होत्रा के हाथ में रिवॉल्वर देख लिया था। मैंने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर मल्होत्रा के हाथ पर ठोकर मार दी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मैंने झपट कर रिवॉल्वर उठा लिया और उसका रुख मल्होत्रा के सर की तरफ करके ट्राई कर दबा दिया। एक धमाका हुआ और गोली मल्होत्रा की पेशानी में पेवस्त हो गई। मैंने रिवॉल्वर उसकी लाश के करीब ही फेंक दिया। चलना मैं उसकी तरफ देखता रहा और फिर पहाड़ी की तरफ चलने लगा। पहाड़ी में गार तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। गार में खौफनाक मंजर मेरा मुंतजिर था। मेरी कार तो मौजूद थी, लेकिन उसके करीब ही जमीन पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जिसके जिस्म की रंगत बिल्कुल स्याह थी। मुझे समझने में देर ना लगी कि ये वही शख्स था जिसने मुझे और सीता को अस्पताल पहुंचाया था। मेरा अंदाजा था कि हम दोनों को हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसने कार गार में लाकर खड़ी की होगी और हमें हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उसकी नीयत बदल गई होगी। उसने कार में रखे हुए सूटकेस में सोने की मूर्तियां और जेवरात देख लिए होंगे और ये सब कुछ चुराने की नीयत से आया होगा, लेकिन किसी जहरीले सांप ने उसे डांस लिया। इस इलाके में ऐसे जहरीले सांपों की कमी नहीं थी जिनके काटने से फौरन ही मौत वाक़ई हो जाती है और जिस्म स्याह पड़ जाता है। मैं लाश से नजरें हटाकर कार की तरफ मुतवज्जो हो गया जो रेत में हटी हुई थी। मैं कार का दरवाजा खोलकर कुछ देर बाहर खड़ा रहा, फिर स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। कुछ ही देर में इंजन स्टार्ट हो गया। मैं रिवर्स गियर में कार को गार से बाहर निकाल लाया और बशीर के बताए हुए रास्ते की तरफ मोड़ दिया। तकरीबन 35 मिनट बाद मैं सड़क पर पहुंच गया। ये वही सड़क थी जहां से सीता के साथ मैंने कार चट्टान की तरफ मोड़ी थी।
ये सड़क एक तरफ चंदन से होती हुई पोखरान की तरफ चली गई थी और दूसरी तरफ जैसलमेर की तरफ, जहां से हम आए थे। मैंने कार जैसलमेर की तरफ मोड़ दी। सड़क पर चंद मील का फासला तय करके मैंने अगली मंदिर पेश करने वाले आईने की तरफ देखा तो चौंक सा गया। आईने में पिछली सीट पर पड़ी हुई सीता की साड़ी का अक्स नजर आ रहा था। मुझे अच्छी तरह याद था कि उस रोज जब हम पहाड़ी के करीब कार से उतरे थे तो सीता उसी के साथ पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और गर्मी की शिद्दत से घबराकर उसने साड़ी उतार कर उस सीट पर डाल दी थी। और जब हम चट्टान से गिरे थे तो सीता के जिस्म पर सिर्फ चंद कपड़े थे। हॉस्पिटल में होश आने के बाद डॉक्टर राधा ने अपनी एक साड़ी सीता को दे दी थी जिसे वो आखिरी वक्त तक पहने रही थी। मेरे ख्याल में सीता की उस साड़ी को पैसेंजर सीट पर होना चाहिए था, लेकिन वो पिछली सीट पर पड़ी हुई थी। मुमकिन है उस शुतर सवार ने कार के सामान की तलाशी लेते हुए ये साड़ी उठाकर पिछली सीट पर फेंक दी हो। सीता तो मर चुकी थी, उसकी किसी चीज का कार में मौजूद होना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। और ये ख्याल आते ही मैंने कार को सड़क से बहुत दूर हटाकर रोक लिया और पिछली सीट पर आ गया। साड़ी के अलावा सीता का हैंड बैग भी पिछली सीट पर मौजूद था। सीता के 2-3 कपड़े, कैचर और दूसरी चीजें भी सूटकेस में मौजूद थी। मैंने तमाम कपड़े, हैंडबैग और सीता से ताल्लुक रखने वाली हर चीज को सीता की साड़ी में लपेटकर एक गठरी सी बनाई और कार से उतर आया। कार से उतरकर चंद गज दूर रेत में गड्ढा खोदकर गठरी को दफन कर दिया और हाथ झाड़ता हुआ दोबारा कार में आ गया। सूटकेस में सोने की मूर्तियां और जेवरात जूं के तू मौजूद थे। मैंने उन पर अपने कपड़े डाल दिए और सूटकेस बंद करके ड्राइविंग सीट पर आ गया। मेरा रुख अगरचे जैसलमेर की तरफ था, मगर मैं जैसलमेर नहीं जाना चाहता था। जैसलमेर से चंद मील पहले एक कच्ची सड़क देवीकोट नामी कस्बे की तरफ मुड़ गई। यही सड़क आगे जाकर जैसलमेर से बाड़मेर की तरफ जाने वाली पुख्ता सड़क से मिल जाती थी। मैंने कार देवीकोट की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर मोड़ दी। 3 बजे के लगभग मैं देवीकोट पहुंच गया। यहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं था। चंदन के लोगों को सहरा में पुलिस और रामदास मल्होत्रा के दरमियान खूनी तसादुम का पता चल गया होगा और खड़ से बशीर की लाश भी मिल गई होगी। और ऐन मुमकिन है कि ये खबर अब तक देवीकोट जैसे छोटे कस्बे में भी पहुंच गई हो और पुलिस को किसी मशकूक शख्स की तलाश हो, क्योंकि कस्बे वालों के ख्याल में रजिया और वहीदुद्दीन को अगवा कर लिया गया था। पुलिस को यकीनन उनकी भी तलाश होगी, इसलिए ज्यादा देर यहाँ रुकना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने एक छोटे से रेस्टोरेंट में मुंह हाथ धोकर खाना खाया और जब बाहर निकला तो एक भिखारी लड़का कार साफ कर रहा था। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। गाड़ी की सफाई का ख्याल मेरे ज़हन में भी आया था और ये मसला उस भिखारी लड़के ने हल कर दिया था। मैं रेस्टोरेंट के दरवाजे में खड़ा लड़के की तरफ देखता रहा और जब कार अच्छी तरह साफ हो गई तो मैंने लड़के के करीब आकर 5 रुपए का एक सिक्का भिखारी लड़के के हाथ में थमा दिया और कार में बैठ गया। एक पेट्रोल पंप से टैंकी फुल कराने के बाद मैं बाड़मेर की तरफ रवाना हो गया। मैं सूरज गुरूब होने के बाद ही बाड़मेर पहुंचा। ये अगरचे बड़ा कस्बा था, मगर जमींदार ब्रजेंद्रनाथ का मकान तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। राजेंद्रनाथ की खेती बाड़ी भी थी और बाजार में आड़त की दुकान भी थी, जहां आमतौर पर उसके मुंशी वगैरह बैठा करते थे। ये मिर्चों का सीजन था। उन दिनों ये कारोबार उरूज पर होता था। हिंदुस्तान भर से मिर्चों के बेव्यापारी उस सीजन में बाड़मेर और उन कस्बों में आया करते थे जो मिर्चों की पैदावार के लिए शोहरत रखते थे। मुझे भी मिर्चों का बेव्यापारी समझा गया था। इत्तफाक से मैंने जिस शख्स से राजेंद्रनाथ के बारे में दरियाफ्त किया था वो भी मिर्चों का आड़ती था। उसने मुझे घेरने की कोशिश की कि वो मुझे राजेंद्रनाथ से सस्ता और बेहतरीन माल दे सकता है, लेकिन मिलाकर उसने मुझे राजेंद्रनाथ की दुकान का पता बता ही दिया। राजेंद्रनाथ थोड़ी देर पहले ही दुकान से घर जा चुका था। मैंने मुंशी को बताया कि मैं राजेंद्रनाथ का रिश्तेदार हूँ और जोधपुर से आया हूँ, तो उसने एक मुलाजिम को मेरे साथ कर दिया। मुलाजिम मेरे साथ अगली सीट पर बैठ गया और रास्ता बताता जा रहा था। बिलाकर कस्बे के तकरीबन आखिर में एक हवेली नुमा मकान के फाटक के सामने उसने गाड़ी रुकवा ली और नीचे उतरकर फाटक के जैली दरवाजे में दाखिल हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो एक आदमी के साथ बाहर आया। वो आदमी दराज कामत और बारी बरकम था। बड़ी बड़ी मूंछों ने उसके चेहरे का खासा रोब बना रखा था। उसने धोती और कुर्ता पहन रखा था और वो वाकई जमींदार लगता था। मैंने हिंदवाना अंदाज में उसे प्रणाम किया और उसे जरा अलग ले जाकर कहा कि मैं सीता का दोस्त महावीर सिंह हूँ। कुछ मेहमान आपके पास पहले भी आ चुके हैं और सीता कहाँ है? वो मेरी बात काट कर कार की तरफ देखने लगा। वो जैसलमेर में है, मैंने जवाब दिया। चंद रोज बाद आएगी। वैसे वो खैरियत से है और कार को अंदर ले चलो, आराम से बैठकर बात करेंगे। उसने एक बार फिर मेरी बात काट दी और मुलाजिम को फाटक खोलने का इशारा किया। मैं कार को फाटक के अंदर ले आया। बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत वसी और अरीज कंपाउंड था। सामने हवेली की इमारत थी। दाईं तरफ दरख्तों के नीचे एक ट्रैक्टर और एक कार खड़ी थी। मैंने अपनी कार भी उनके पीछे खड़ी कर दी।
राजेंद्र नाथ मुझे हवेली से एक कमरे में ले आया और सीता के बारे में मुख्तलिफ सवालात करने लगा। बातों के दौरान एक मौके पर उसने मुझे शमरोज के नाम से मुखातिब किया तो मैं उछल पड़ा। मैं सब कुछ जानता हूँ, उसने कहा। भारत सरकार ने अगर हमारे खानदान के साथ ज्यादतियां ना की होती तो हमें सीता की सरकत पर अफसोस होता, लेकिन अपने साथ सरकार की ज्यादतियों को देखते हुए हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि सीता ने जो कुछ भी किया ठीक ही किया और जो कुछ भी कर रही है ठीक ही कर रही है। हमें कोई अफसोस नहीं। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। उसकी बातों से अंदाजा मैंने लगा लिया था कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है। सीता को तुम्हारे साथ आना था ना, वो क्यों नहीं आई? उसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। किसी वजह से उसे जैसलमेर में रुकना पड़ गया। वो 3-4 रोज मजीद वहां रहेगी। उसके बाद शायद वो जयपुर भी जाएगी। मैंने उठकर सूटकेस खोला और सोने की 2 मूर्तियां निकालकर उसे पेश कर दी। ये तोहफे आपके लिए सीता ने भेजे हैं। सोने की हैं? वो मूर्तियों को उल्ट पलट कर देखते हुए बोला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। जी हाँ, खालिस सोने की हैं, मैंने जवाब दिया। वो कुछ देर उन मूर्तियों की तारीफें करता रहा, फिर उठकर अंदरूनी दरवाजे में गायब हो गया। उसकी वापसी तकरीबन 15 मिनट बाद हुई थी और वो अकेला नहीं था। उसके साथ राजीव, शुभा और कल्पना के अलावा राजेंद्र नाथ की पत्नी रजनी और जवान बेटी शांति भी थी। मुझे देखकर तो राजीव और शुभा को भी खुशी हुई थी, लेकिन कल्पना की खुशी काबिल-ए-दीद थी। सीता देवी कहाँ है? ये सवाल राजीव ने किया था। वो चंद रोज बाद आएगी, मैंने जवाब दिया। वो लोग काफी देर तक बातें करते रहे। फिर एक मुलाजमा ने आकर रजनी के कान में सरगोशी की तो वो उठते हुए बोली, भोजन तैयार है, तुम भी मुंह हाथ धो लो बेटा और सब लोग वहीं आ जाओ। उसके तकरीबन 20 मिनट बाद हम सब खाने के कमरे में जमा थे। फर्श पर प्लास्टिक मैट बिछा हुआ था जिस पर दस्तरख्वान बिछाकर खाना चुन दिया गया था। पीतल की थालियों में पीतल की कटोरियां थी जिनमें मुख्तलिफ चीजें रखी हुई थी। मुझे उस वक्त वाकई बड़े जोर की भूख लग रही थी। मैं बेतकल्फी से उन लोगों के साथ खाना खाने लगा। मैंने राजीव को सीता की अलमनाक मौत के बारे में बता दिया, लेकिन किसी और को उसकी हवा तक नहीं लगने दी। 2 दिन बाद मैंने राजेंद्र नाथ के बारे में अंदाजा लगा लिया था कि वो इस इलाके का एक बड़ा जमींदार था। पाकिस्तान की सरहद यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। वो स्मगलर नहीं था, लेकिन स्मगलरों से उसके ताल्लुकात जरूर थे और मैंने उसकी बातों से अंदाजा लगा लिया था कि वो हमें सरहद पार करवा सकता है। और फिर तीसरे रोज मैंने राजेंद्र नाथ से ये बात कह दी और उसके साथ ही मैंने सोने की एक और मूर्ति उसके हाथ में थमा दी। ये तोहफा मेरी तरफ से। राजेंद्र नाथ की आंखों में एक बार फिर चमक उभर आई, लेकिन मुझे अपने मकसद में नाकामी नहीं हुई। मजीद एक दिन गुजारने के बाद राजीव शुभा को लेकर जोधपुर रवाना हो गया, जहां उसके कुछ रिश्तेदार कयाम पतीर थे। मैंने सोने की 2 मूर्तियां उसे भी थमा दी थी कि उन्हें बेचकर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर ले। कल्पना मेरे साथ जाने पर बजीद थी। उसके माँ बाप खत्म हो चुके थे। भारत में उसका कोई करीबी अजीज भी मौजूद नहीं था। उसने अपनी किस्मत को मेरे साथ वाबस्ता कर ही लिया था। राजीव और शुभा के जोधपुर जाने के अगले रोज मैं और कल्पना राजेंद्र नाथ के साथ उस पुरानी सी गाड़ी में घूरा, शतील, वरना और संजूर से होते हुए सुई गांव पहुंच गए। बाबूराव वाली गाड़ी मैंने राजेंद्र नाथ की हवेली ही में छोड़ दी थी और मैंने उसे गाड़ी के बारे में बता दिया था कि वो बाद में किसी वक्त उसके लिए मुसीबत का बायस भी बन सकती है। इसकी तुम चिंता मत करो, राजेंद्र नाथ ने कहा। 4 दिन बाद मालिक भी देखेगा तो अपनी कार को पहचान नहीं सकेगा। सुई गांव में हमने राम निवास नामी एक पंडित के घर में क्याम किया। एक दिन हमें वहां भी रहना पड़ा। यहाँ भी सोने के चंद जेवर और सोने की एक मूर्ति पंडित की नजर करनी पड़ी थी। अगले रोज दोपहर के बाद हमें कह दिया गया कि हम तैयार रहें। रात को किसी भी वक्त हमारी रवानगी हो सकती थी। सरहद सुई गांव से चंद किलोमीटर के फासले पर थी। सरहद से दूसरी तरफ रिन का कुछ इलाका था। उस पूरे खित्ते में कई दलदलें थी, कई पहाड़ियां और कई बबूल और कीकर के छिदरे जंगल फैले हुए थे। नगर पारकर नाम का कस्बा भी सरहद के दूसरी तरफ चंद मील से ज्यादा नहीं था। कल्पना एक अजीब सी सिनसनी महसूस कर रही थी। उसने अपने आप को मेरे साथ जोड़ दिया था। अपनों को छोड़कर उसने मुझे अपना मान लिया था और अब अपना देश भी छोड़ रही थी। सूरज ढलने के तकरीबन 1 घंटे बाद हम एक खटारा सी जीप पर सुई गांव से रवाना हो गए। हमारे साथ राजेंद्र नाथ के अलावा सिर्फ एक आदमी था जो ड्राइव कर रहा था। सुई गांव से सरहद के दूसरी तरफ नगर पारकर तक एक नीम पुख्ता सड़क चली गई थी। तकरीबन 1 घंटे तक उस सड़क पर सफर करने के बाद जीप रेगिस्तान की तरफ मुड़ गई और मजीद 1.5 घंटों बाद टीलों के करीब रुक गई। वहां टीलों की आड़ में 5 ऊंट थे। हर ऊंट के साथ 2 आदमी थे और वो सब के सब मुसल्ला थे। रात 2 बजे के करीब एक शूटर सवार वहां पहुंच गया। उसने काले कपड़े पहन रखे थे। वो आते ही सिंधी जबान में चीख चीख कर कुछ कहने लगा। चलो जल्दी करो, ऊंटों पर बैठो। शूटरबानों में से एक ने हमें मुखातिब करते हुए चीख कर कहा,
तमाम ऊँटों पर अगरचे सामान लदा हुआ था, लेकिन एक ऊँट पर मुझे और दूसरे पर कल्पना को बिठा दिया गया और फिर ऊँट जिस तरह खड़े हुए थे मैं बमुश्किल अपने आप को संभाल सका था। दूसरे ऊँट पर बैठी हुई कल्पना के मुंह से तो हल्की सी चीख निकल गई थी। राजेंद्र नाथ और जीप का ड्राइवर वहीं रह गए थे। शुतरबान ऊँटों के साथ साथ दौड़ने लगे। ये ऊँट की सवारी का मेरा पहला तजुर्बा था। ये बेकल जानवर जिस तरह झटके दे रहा था उससे मेरे जिस्म के जोड़ जोड़ हिल कर रह गए थे। कल्पना भी खौफ से चीख रही थी और मैं चीख चीख कर उसे बता रहा था कि वो कुजावे को मजबूती से पकड़े रखे। मुझे उन शुतरबानों पर हैरत हो रही थी जो ऊँटों की रस्सियां पकड़े उनसे भी आगे दौड़ रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद उनकी रफ्तार कम हो गई। अब ऊँट मामूल की चाल चल रहे थे, लेकिन हमें झटके बदस्तूर लग रहे थे। 1.5 घंटा मजीद सफर के बाद एक बस्ती के आसार दिखाई देने लगे। वो रात का आखिरी पहर था। बस्ती सन्नाटे में डूबी हुई थी। ऊँट बस्ती में दाखिल होकर एक हवेली के फाटक में दाखिल हो गए। इहाते में ऊँटों को जिस तरह बिठाया गया था मैं मुंह के बल गिरते गिरते बचा। मुझे और कल्पना को इमारत के ऊपर वाले एक कमरे में पहुंचा दिया गया, जहाँ सिर्फ एक छलंगा सी खाट बिछी हुई थी। अब तुम लोग इधर आराम करो साईं, सुबह वडेरे तुमसे बात करेगा, हमारे साथ आने वाले शख्स ने कहा और कमरे से निकल गया। मैंने इधर उधर देखा। कमरे में उस चारपाई के अलावा और कुछ भी नहीं था। उस चारपाई पर भी सिर्फ एक रल्ली रखी हुई थी। मैंने बाड़मेर से रवाना होने से पहले ये अक्लमंदी की थी कि सूटकेस का सामान एक थैले में डाल दिया था। उसमें जेवर भी थे और कपड़े भी, और वो थैला मैंने गले में लटका रखा था। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडा लगा दिया और रल्ली उठाकर फर्श पर बिछा दी। तुम चारपाई पर लेट जाओ, मैं यहाँ लेट जाता हूँ, मैंने कल्पना की तरफ देखते हुए कहा और थैला कंधे से उतार कर तकिए की तरह रख लिया। कमरे में मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था, जिसे बुझाना मैंने जरूरी नहीं समझा था। रात भर जागने और उस सफर ने बुरी तरह थका दिया था। कल्पना चारपाई पर लेट गई और मैंने भी रल्ली पर दराज होते ही आंखें बंद कर ली। मुझे अंदाजा नहीं था कि कितनी देर सोया हूँगा और फिर दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही मैं इसलिए भी चौंक गया कि कल्पना मेरे साथ लिपटी हुई थी। उसका एक हाथ मेरे सीने पर था। दस्तक की आवाज दोबारा उभरी। मैंने कल्पना का हाथ आहिस्तेगी से अपने ऊपर से हटाया और उठकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था जो हमें इस कमरे में छोड़कर गया था। साईं, तुम लोग नाश्ता कर लो, फिर वडेरा तुमसे बात करेगा, उसने कहा। मुंह हाथ धोने की जगह कहाँ है, मैंने पूछा। वो उधर गुसल खाना है, उसने बाहर एक तरफ इशारा किया। ठीक है, हम थोड़ी देर में तैयार हो जाते हैं, मैंने कहा। मैंने दरवाजा भीड़ दिया और कल्पना को जगा दिया।